मैं यही समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे आज से 40 साल के पहले गया था। लोग कहेंगे कि ये पॉलिटिशियन लोग गरीबों की बात करते हैं, पॉलिटिशियन लोग झोपड़पट्टी वालों की बात करते हैं। ये करना ही पड़ेगा आपको। इनके सर पर बैठकर मैं काम करा के लूंगा आने वाले दिनों में। सत्ता को हाथ में रखने के लिए कुछ ना कुछ गणित बिठाने पड़ते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को जो ठीक करेगा वो देश को आगे ले जाएगा। मैं सुबह सुबह आपके ऑफिस में आ गई हूँ और अभी भी इतनी भीड़ है, लोग इतनी सारी समस्याएं लेके इंतजार कर रहे थे, आप सॉल्व कर रहे हैं सबकी प्रॉब्लम्स। मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको सबसे बड़े इश्यूज क्या समस्या के बारे में अगर बात करेंगे आप तो बड़े बड़े मैदान, प्लेग्राउंड, गार्डन से सारे बने हैं, रास्ते बड़े बड़े बने हैं। अभी भी ट्रैफिक की समस्या एक है ही, जो लोगों को रोजमर्रा परेशान होना पड़ता है। लेकिन मैं मानता हूं कि कोस्टल रोड है, मेट्रो का काम पूरा होते ही 1-2 साल में ट्रैफिक की समस्या भी बड़े पैमाने पे हम सॉल्व कर पाएंगे। खास करके एसपी रोड आप देखेंगे तो बोरिवली स्वामी विवेकानंद रोड से बांद्रा तक का जो स्पैन है, उत्तर मुंबई का पूरा कांदिवली का एक पैच अगर छोड़ेंगे हम, शंकर भगवान का मंदिर है उस परिसर का, जहाँ पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय भी है, तो पूरा मलाड मदीना मंजिल तक पूरा वाइडनिंग हमने कर लिया। ट्रैफिक की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए जितना बन सका उतना हमने किया। एक समस्या है। और दूसरा, एक सबसे कम स्लम अगर कहीं है तो बोरिवली में है, और बोरिवली में एक 10% स्लम होगा। अभी 90% सब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। सेकेंड फेज में अभी हम रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। पूरे मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा रीडेवलपमेंट का काम अगर कहीं शुरू है तो वो बोरीवली में है। पीयूष गोयल जी आपकी जगह पे उन्होंने चुनाव लड़ा, आपको वो थोड़ा सा क्या बुरा नहीं लगा कि एक अटैचमेंट हो जाता है एक रोल के साथ? आपने काफ़ी टाइम तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाला है, तो आपको कैसा फील हुआ? अटैचमेंट की आपने बात कही तो मैं पूरा कर रहा हूँ। अटैचमेंट लोगों के साथ में था, पार्टी के साथ में था, इसलिए आज भी काम कर रहा हूँ, भले चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और इसको मैं एडजस्ट इसलिए भी कर पाया कि मैं पहले से ही मन बना रहा था कि मुझे भी रुक जाना चाहिए करके। मैं इसमें से थोड़ा मन ही बना रहा था, क्योंकि इतना लंबा समय काम करने के बाद में कुछ बातें जो मकसद को लेकर आप चलते हो अगर पूरा नहीं होता तो फिर आपका मन भर जाता है। जैसे मैंने पद, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए कभी ये सिस्टम में काम नहीं किया, और मुझे ये 3 चीज़ें अगर नहीं चाहिए तो चौथी मेरी रिक्वायरमेंट है। जो भी मेरे पास लोग आते हैं, जो समस्या लोगों का मैं देख रहा हूँ, वो मैंने सॉल्व करना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर आपका फिर मन खट्टा होते जाता है, फिर आपको लगता है कि नहीं, इसको छोड़ दो अभी करके। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में कही थी कि सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए। 2015 में देवेंद्र जी ने उसके बारे में कानून बनाया। 2018 में राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन किया। आज उसको 6 साल हो गए। मुंबई जैसे शहर में जो SRA की योजना है, जिसमें सरकार का 1 रुपया भी लगता नहीं है, लेकिन वो स्कीम भी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। लोगों को एक 300 फुट का घर नहीं मिल रहा है। आज़ादी के 75 साल के बाद में भी अगर भारत देश के एक नागरिक को रहने के लिए 300 फुट का घर नहीं मिलता है, तो ये हम जैसे राजनेताओं के लिए बहुत गर्व करने वाली बात नहीं, शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात है। तो कमियां कहाँ पे है सर? कमियां सिस्टम में है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, ये भी मैं आपको कहूँगा। क्योंकि देखो, आपको पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए जीत कराना ये जरूरी होता है, और जीत कराने के लिए आपको लोगों ने वोट देना चाहिए। लोग आपको वोट, अभी एक सिस्टम इस प्रकार का होगा कि मैं आपके बारे में अच्छा बोलूंगा तो ही आप मुझे वोट दोगे, इस प्रकार का एक सिस्टम बन गया है। अब जो झोपड़पट्टी में रहने वाला जो भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, वो ये स्कीम को हाथ में पकड़ता है। उसका पेट भरने के बाद में फिर वहाँ पर ऑफिसर लोगों का एंट्री हो जाता है। ऑफिसर लोगों का होने के बाद में फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें फिर अड़ंगा खड़ा करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को लोग चुनकर देते हैं उनका जीवन मान का भला करने के लिए, वही ये स्कीम को रोकते हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई होने के बाद में आप 8-8 महीना जजमेंट नहीं देते हो, और इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है, तो लोग किसके सहारे जिएंगे? पीयूष गोयल जी ने चुनाव लड़ा है यहाँ से। जी हाँ। और उस पे कांग्रेस के कैंडिडेट भूषण पाटिल जी का ये कहना था कि वो यहाँ के पले बड़े नहीं हैं, एक आउटसाइडर टैग उनके ऊपर लग गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि ये मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं, वो लोग किस बेसिस पे उन्होंने वोट करा होगा? मुझे लगता है कि किए हुए काम के आधार पर वोट किया होगा उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं भी जब पहली बार लड़ा था तो मैं भी तो नया कैंडिडेट था ना, और मेरे पीछे तो पूरा एकदम ब्लैंक था मैं तो।
लेकिन काम किया तो लोगों ने मेरा भाषा देखा नहीं, मैं क्या हूँ ये देखा नहीं, वोट देते गए। और मैं मानता हूँ कि किए हुए काम के आधार पर वोट दिया जाएगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की, एकनाथ शिंदे जी की एक छवि बनी है, उसके ऊपर वोट दिया होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल जिस प्रकार से काम किया है, ये वोट तो देश के लिए दिया ना लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद भी ये चल रहा है इन दिनों में, भाषावाद, प्रांतवाद, ये है इधर का है, बाहर का है, ये भी सारा चल रहा है। ही नहीं तो पूरे देश भर में ही चलता है। उसका भी जो भी इफेक्ट हुआ होगा वो काउंटिंग में पता चलेगा। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की एक लाइटिंग पार्टी है। लोग चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, उस आधार पर निश्चित लोगों ने वोट दिया होगा। और पीयूष गोयल जी एक अनुभवी नेता है, वो कोई पहली बार पॉलिटिक्स में आए नहीं, वर्तमान में वो सांसद है, वर्तमान में वो मंत्री भी है, और एक लंबा अनुभव है उनको, और सिस्टम के बहुत नज़दीक है। इस चीज़ को भी तो लोगों ने देखा होगा ना। गोपाल शेट्टी ने बहुत कुछ किया, लेकिन गोपाल शेट्टी मोदी जी के जितने नज़दीक पहुंचने चाहिए थे उतना नहीं पहुंचा है। तो ये जो कैंडिडेट है वो एकदम नज़दीक वाला है, तो उत्तर मुंबई का भला होगा, ये भी तो लोगों ने ध्यान में लिया होगा। सर, अब जो भी कैंडिडेट मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेगा, आपको क्या लगता है कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना चाहिए? क्या क्या सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे उनके लिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? जो भी आपने कहा कि जो भी जीतेगा, जो भी नहीं जीतेगा, पीयूष गोयल जी जीतेंगे। और पीयूष गोयल जी जीतेंगे तो पूरे कैंपेन में मैं उनके साथ में रहा, तो उनके दिमाग में भी एक बात है ये स्लम के बारे में। उन्होंने बार बार मुझे पूछा कि गोपाल जी ये क्यों नहीं हो रहा है करके। तो ये जो विषय है स्लम का, वो उनके मन को छुआ है, तो मैं मानता हूँ कि ये करना चाहिए। अभी स्लम की बात करेंगे तो मैं आपको इसका थोड़ा और खुलासा कर देना चाहता हूँ। लोग कहेंगे कि ये पॉलिटिशियन लोग गरीबों की बात करते हैं, पॉलिटिशियन लोग झोपड़पट्टी वालों की बात करते हैं। ये करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि लोकशाही जो है ये सबसे जो गरीब आदमी है उसके लिए है। और हमारे देश की खूबसूरती दूसरी ये है, जो सुखी है, संपन्न है, वो स्वयं चाहता है कि मैं गरीब की मदद करूँ। तो सरकार ने तो करना ही चाहिए। आपने कभी देखा आज़ादी के 75 साल में सिस्टम में ये झोपड़पट्टी को अगर डेवलप करना है तो एनवायरमेंट क्लियरेंस का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन वो एनवायरमेंट का परमिशन लेने के लिए 6-12 महीने लग जाते हैं। 6-12 महीने में तो ये कॉन्ट्रैक्टर लोग बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, आपको सिर्फ परमिशन देने के लिए 6-12 महीने लगते हैं। इसके लिए सारा ये सिस्टम ब्यूरोक्रेट्स ने अपने हाथ में रखा है। ये ब्यूरोक्रेट्स को ठीक ठाक करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम आया कि लोग चुनकर आएंगे, इनसे झगड़ा करके लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो चुनकर आए हुए लोग हैं, ये अपना प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए इनके साथ में लड़ते नहीं। तो ये ब्यूरोक्रेसी इन दिनों में मालिक हो गई है। ये ब्यूरोक्रेसी को जो ठीक करेगा वो देश को आगे ले जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की। और मैं लड़ता हूँ तो मुझे कुछ लोग बदनाम करते हैं, तो मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ, मैं लड़ते रहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए देने का योजना तो लाया, लेकिन उस सारे लोगों को मिलता नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कहा कि जो 300 फुट के घर में रहता है, 300 से कम में भी रहने वाले लोग हैं, जो 300 फुट में घर में रहता है उसको ये सुविधा दे दो। लेकिन वो नहीं है, उसका जो 2011 के आदि में है उनको ये मिलता है। अब 300 फुट का घर में रहने वाला को तो मिलना ही चाहिए ना। उसमें 50% लोगों को मिलता है, 50% लोगों को नहीं मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है, वो 4-8 दिन का उसका लाखों रुपए का बिल हो जाता है। कहाँ से वो लाएगा? एक 25,000 रुपया तनख्वाह, 25 नहीं, मैं तो देखता हूँ, आप जरा स्लम में जाकर पूछो आप कितना कमाते हो। 15,000 रुपया कमाने वाला भी है। ये 15,000 रुपये में उसका घर पूरा चलाने का, ये 15,000 रुपये में बच्चों को पढ़ाई करने का, ये 15,000 रुपये में बीमार पड़ा तो उसमें से उसका देखने का, और ये 15-20 हज़ार रुपये में से पैसे बचाकर लड़का या तो लड़की का शादी करने का। हाउ इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है क्या? तो देश को आने वाले दिनों में एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बुनियादी जो चीज़ें हैं वो लोगों को देने पड़ेगी, तो लोग खड़े हो पाएंगे। मुंबई में हाल ही में काफ़ी, इनफैक्ट कुछ सालों से गुजराती मराठी डिवाइड के काफ़ी इशू उठता रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी, इसमें काफ़ी ज़्यादा गुजराती पॉपुलेशन रही है, तो आपने क्लोजली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या ऑब्जर्व करा है ये इशू जिसके बारे में बात करते हैं? पॉलिटिशियन लोग इसको खड़ा करते हैं समय समय पर, पब्लिक में नहीं है ये। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि अनेक राज्य, अनेक भाषा, फिर भी हम एक है। तो ये हमारी ब्यूटी है देश की। अब ये पॉलिटिशियन लोग कभी कभी इसको खाली खुद के स्वार्थ के लिए इस प्रकार की बातों को सामने लाते हैं, और इसका उत्तर मैं इस प्रकार से दूंगा कि आज़ादी की लड़ाई में अगर लोगों ने ये सोचा हो तो हमारा देश आज़ादी नहीं होता था।
उन दिनों में तो उनके पीछे सामने एक ही मकसद था कि देश को आज़ादी दिलाना। सभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी जितने भी लोग थे, सारे लोग मिलकर देश के आज़ादी के लिए लड़े। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि हमको सुपर पावर बनना है, तो हमारा मकसद एक ही होना चाहिए आने वाले दिनों का, हमको सुपर पावर बनना है और देश को आगे बढ़ाना है। सर आप अब क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एज एन एमपी काफ़ी अब फ्री होने वाले हो, तो मैं फ्री नहीं होने वाला हूँ, मैं काम करते रहूँगा। एग्जैक्टली मैं क्या इनके काम करने वाले हो? मैं आपके जरा मेरा लफ्ज ठीक नहीं लगेगा लोगों को, इनके सर पर बैठकर मैं काम करा के लूंगा आने वाले दिनों में। क्लियरली आपका काम शायद और कम नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं बल्कि आप और डटे रहेंगे लोगों की सेवा करने के लिए। थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू you. सो मच सर Thank you. for your time, and for more such interesting conversations and interviews, stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.